नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। सभी प्रीवियस ईयर भी इसमें कवर करा रहे हैं। इससे पहले प्राचीन भारत के इतिहास पर बेस्ड प्रश्न देखा था, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इस पर बेस्ड लगभग 80 प्रश्न देखेंगे और सारे प्रश्न इसी वीडियो में समाप्त हो जाएंगे, यानी अगला कोई इसका पार्ट नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का पहला शासक इनमें से कौन था? तो आप सभी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला जो है वो शासक था। समय जो है वो 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक का देखने को मिलता है, पर पूरे गुलाम वंश का अगर बात करें तो 1206 से 1290 तक देखने को जो है वो मिलता है। और उपाधियों की अगर बात करें तो मलिक और सिपह सालार की जो पदवी है उससे अपने आप को संतुष्ट रखा, मतलब उपाधि देखने को मिली थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने पूछा था पिछले वाले वीडियो में कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है वो इनमें से कौन सी थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। तो आंसर यहाँ पर लाहौर जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी, मीनार। तो ये आपका मस्जिद थी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2.5 दिन में इसका निर्माण हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था, उसे लाख बख्श भी कहते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। इसने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था, जिसको बाद में कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया था, ये ऊपर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो ये जो है वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था मोहम्मद गौरी ने। जो मोहम्मद गौरी है, इसकी विजयों के बाद उत्तर भारत में अक्ता प्रथा आपको देखने को मिली थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसी ने ही इक्ता भी कहते हैं, इसी को अक्ता भी कहते हैं, प्रदान जो है वो किया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। मलिक, इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। तो बख्तियार खिलजी आपका सही होगा। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता के रूप में बख्तियार खिलजी जो है वो जाना जाता है, जिसने मध्य बिहार की विजय जो है वो प्राप्त की थी 1193 से 1202 ईस्वी के बीच में। नालंदा और विक्रमशिला बिहार को भी तहस नहस करके राजधानी जो ओदंतपुरी थी उस पर कब्जा भी जो है वो कर लिया था। साथ ही बंगाल पर भी आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन जो है वो था, वो बिना युद्ध के ही भाग निकला था। लक्ष्मण सेन भाग करके दक्षिण बंगाल में जाकर के उसने शरण जो है वो ली थी। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार जो है मिन्हाजुद्दीन सिराज, इसने भी अपनी पुस्तक तबकात ई नासिरी में बिहार और उसके हमलों के बारे में बताया। अगला है प्रश्न आपका, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का जो पहला विवरण है वो कहाँ से मिलता है? ऊपर ही भी मैंने बताया, तबकात ई नासिरी से इसको लेकर के जानकारी मिलती है। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने जो है वो किया था? तो मैंने ये भी बताया आपको, बख्तियार खिलजी ने ही जो है वो किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना जो पहला सूबेदार है वो नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? तो ये जो है वो मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है वो नियुक्त किया था। बाकी पहले एवाज था। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया था। वो पहला मुस्लिम शासक इनमें से कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया है? आंसर की बात करते हैं तो बलबन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और बलबन ही पहला मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। अगला है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन की नीति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को आपको रटी भी होगी। साथ ही साथ बलबन के बारे में अगर बात करते हैं, यहाँ पर केवल रक्त और लौह नीति ही लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने ये जो कथन दिया था वो किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये कथन अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के जो है वो कहा गया था। जियाउद्दीन बर्नी ने ये जो कथन था वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो है वो कहा था। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। और बाकी इसके बारे में ही लिखा है जो आपसे नहीं पूछा जाता है। ये आप याद रख सकते हैं कि इसने अपने आप को यामिन उस खिलाफत नासरी अमीर उल मुमामिन ये जो है वो बताया था।
दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप करने नहीं दिया था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलूग खां। जफर खां यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां। मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए जो है ये मारा गया था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पर राणा रतन सिंह आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। बाकी पद्मिनी पद्मिनी की जो कहानी का आधार है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित है, काव्य पुस्तक पद्मावत। बस ये याद रखिएगा, इसी पर जो है ये बेस्ड है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो है इनमें से कौन था? तो देवगिरी का शासक जो है वो रामचंद्र देव जो है यहाँ पर था। ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि मलिक काफूर को नेतृत्व में ही एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी अलाउद्दीन ने। अगला है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा काफी जाता है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। खालसा भूमि अधिक पैमाने पर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट जो है वो करवाया था। अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण जो है वो किया था? तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण जो है वो कराया था। एक पॉइंट ये भी है कि अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था, इस बात को भी याद रख सकते हैं। और ये सिंचाई जो कर था उसका नाम था हक ए सरब नामक सिंचाई कर। अगला है फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा, ये आपका क्या है? क्या था ये? तो ये आपका था एक खैराती अस्पताल, दार उल सफा। इनमें से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? ये तो बहुत अच्छा है। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या शेरशाह सूरी? तो फिरोज में रोज वर्ड आ रहा है, हर व्यक्ति को रोजगार रोज चाहिए ना, तो रोजगार में भी रोज आ रहा है और रोज चाहिए में भी आ रहा है, तो फिरोज ऐसे याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो कहां पर थे सबसे अधिक गुलाम? फिरोज तुगलक जो है इसके में थे। एक विभाग का भी नाम याद रखिएगा, फिरोज जो है इसी में ही टाइम में दीवान ए बंदगान इसका गठन किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये आपका फिरोज तुगलक ने ही जो है वो किए थे, नए बाग वगैरह लगवाए। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो आया था वो आपका आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, फारसी यात्री था। कहाँ पर आया था? विजयनगर आया था। अगला है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हो गया था? तुगलक और खिलजी भी ऑप्शन है, तो आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया था और 1412 में नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना था, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने जो है वो हरा दिया था। वो तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार करके सैयद वंश की नींव जो है वो डाली थी। इनमें से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी का नाम ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के जो शासक थे उन पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नगर जो है वो बसाया था। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी याद रखिएगा, इसी के टाइम में आया था। गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है लज्जत ए सिकंदर शाही, इसकी रचना हुई है। और एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ है फरंगे सिकंदरी नाम से। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखें। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक उनमें से जो है वो कौन थे?
तो कौन थे ये आपके हरिहर बुक्का, यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी वाला। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में हरिहर और बुक्का ने नामक दो भाई थे जिन्होंने की थी। राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे आपका स्थित थी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो ये आपका था हरिहर द्वितीय, जिसने जो है ये छीना था। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था हरिहर द्वितीय जो सिंहासन पर बैठा था। महाराजा धिराज की इसने उपाधि जो है वो प्राप्त की थी। इसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची ये सब प्रदेशों को जीता था और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल जो है वो किया था। बहमनी राज्य से भी इसका संघर्ष जो है वो देखने को मिला था। वही लिखा भी है, हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा छीनना जो है ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अगला है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ जो है वो लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा जो है वो की गई थी। एक पॉइंट इसमें ये भी देखेंगे, विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष भी हुआ था, बाद में कुतुब शाही सेना वहां पर हार गई थी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से क्या? आंसर आपका भू राजस्व हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में। आय अलग अलग थी ना, विभिन्न स्रोतों से विजयनगर साम्राज्य को आय प्राप्त होती थी, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, भू राजस्व कर। तो इसी में ही आप देखेंगे भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि के कर के रूप में जो है यहाँ पर वसूला जाता था। शिष्ट भूमि कर नामक जो कर था वो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो है वो था। और केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था। मेन ये शिष्ट नाम याद रखिएगा। और यही चीज ऊपर भी बात की गई थी कि जो भू राजस्व है वो मेन आधार था वित्तीय व्यवस्था को लेकर। विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। आंसर आपका यहाँ पर हम्पी जो है वो सही होगा। अवशेष हम्पी में मिलते हैं। हम्पी के खंडहर जो कि वर्तमान में कर्नाटक में आपका स्थित है, यहीं पर ही विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी भी जो है वो भी हुआ करती थी। विजयनगर काल में आपका ये विरूपाक्ष मंदिर पूछा जाता है और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है, दीवान ए अर्ज विभाग, ये किससे संबंधित था? तो ये आपका रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग रक्षा विभाग से संबंधित था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने जो है वो की थी। शिवाजी की राजधानी काफी बार पूछी जा चुकी है, तो आंसर यहाँ पर रायगढ़ जो है वो सही हो जाएगा। 1674 में इनका राज्याभिषेक जो है वो हुआ था। रायगढ़ जो है वो राजधानी थी। और राज्याभिषेक करवाया था गंगा भट्ट जी ने। बहमनी राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन जो है वो था। टाइम पीरियड जो था वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि जो धारण की थी वो देखेंगे यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो हुई थी। बाकी यहाँ पर नीचे साइड जो गुलबर्गा है इसको अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया था। इसका नाम एहसानाबाद रखा था और हिंदुओं से जजिया ना लेने का भी यहाँ पर आदेश दिया गया था। अगला अगला है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व जो प्रथा है वो आपकी जो है वो कहलाती थी सरंजामी प्रथा। इनमें से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खम्स, उस्र और मुक्तई। तो ये आपका आंसर यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा मतलब खुम्स जो है वो आपका यहाँ पर नहीं आएगा। खुम्स जो है वो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, जबकि खुम्स जो है वो लूट के धन को जो है वो कहा जाता था। बाकी सभी जो है वो कर थे खराज, उस्र और मुक्तई। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। ये जो खुम्स लूट की बात की जा रही है, और 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? 4/5 भाग राजकोष में दिया था, मतलब पलट दिया था इसी चीज को।
किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया था। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भी भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक जो है वो नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही हैं, पर बीपीएससी ने इसका आंसर सी जो है वो माना है। तो आंसर यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक भी यहाँ पर होना चाहिए, इसीलिए हमने पूरा आपको पढ़ के बता दिया। अगला है शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी या ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय? तो आंसर पहला हो जाएगा यहाँ पर सुहरावर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है इनसे प्रारंभ हुआ था। अगला है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में जो है वो बांटा था? तो किसने बांटा था? ये आपका इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा। वही चीज यहाँ लिखी कि इस्लाम शाह ने ऐसा किया था, परंतु संभवतः शेरशाह के समय में भी इस प्रकार से ये प्रचलन था। इसलिए बीपीएससी ने शेरशाह और सिकंदर शाह दोनों को देखते हुए इस्लाम शाह, शेरशाह और इस्लाम शाह दोनों को देखते हुए इसका आंसर इनमें से एक से अधिक जो है वो दिया। जवाबित का संबंध इनमें से किससे था? तो राज्य कानून से जो है वो जवाबित का संबंध था। 40 प्रश्न सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससंगनी, जीतल किन धातुओं के होते थे? तो ये चांदी, तांबा, चांदी चांदी दो बार लिखा हुआ है। टंका, चांदी और जीतल ये सही लिखा है। इनके जो है ये बने होते थे और इल्तुतमिश के द्वारा ये प्रचलित भी किए गए थे। टंका और जीतल का अनुपात 1:48 का होता था। आधे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 41 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं और वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। लाइक के लिए पीडीएफ के लिए हमने कल आपको पीडीएफ भेज दी थी टेलीग्राम चैनल पर, जो हमने करंट अफेयर वाला पोर्शन कराया था। उसकी पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। फसलों में कौन प्रथम है उसकी पीडीएफ भी भेज चुके हैं, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए पीडीएफ का लाइक का टारगेट 250 लाइक का रख रहे हैं। जैसे 250 लाइक कंप्लीट होंगे ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे। तो लाइक सभी लोग जल्दी से कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं शेयर भी करते रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। आधे क्वेश्चन अभी हमारे और रह गए। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? तो 12वीं शताब्दी से जो आपका ये प्रारंभ हुआ है और सबसे पहले जो है वो कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है कि तबकात ए नासिरी, इसका लेखक इनमें से कौन है? तो इसके लेखक जो है वो मिनहाज उस सिराज जो है तबकात ए नासिरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है सभी जो भक्ति संत हैं उनके मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने इनमें से क्या किया था? तो उन्होंने इसमें से अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा था जिसे उनके भक्त जो है वो समझते थे। अगला है आपका इनमें से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा था, जो कि इसमें से ही जो जलालुद्दीन सुल्तान जलालुद्दीन थे इन्होंने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया था और उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया था, वही कहानियां लिखी। कुल मिलाकर आप ये याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपका यहाँ पर सही होगा। इस बात को बस याद रख सकते हैं इन्होंने कि अलाउद्दीन जब इनसे मिलने को लेकर के शेख से जो है मांगी थी आज्ञा, तो इन्होंने कहा कि मेरे मकान के 2 दरवाजे, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। 12 मासा की रचना इनमें से किसके द्वारा जो है वो की गई थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो है वो की गई थी। जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण जो है वो क्या था? तो तुलगमा जो युद्ध नीति थी ये आपका यहाँ पर भी है और ऑप्शन में उसकी सैन्य कुशलता भी है। तो ये तुलगमा वाले जो प्रथा देख रहे हैं वो इसमें ही आ जाएगी सैन्य में, इसीलिए आंसर यहाँ बी दिया गया है। तो बी वाला आपका सही होगा, उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की लड़ाई हुई कब थी? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जो है आपका जीत गया था, लोदी वंश समाप्त हो गया था और उसके बाद लोदी के बाद आपका वहाँ जो मुगल काल है उसकी नींव जो है वो पड़ी थी। अगला है तुझके ए बाबरी, ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो चगताई तुर्की में लिखा गया था, तुर्की यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए कि तुर्की मुगल दरबार की भाषा नहीं थी, अपितु ये सम्मान फारसी को प्राप्त था। अगला है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण जो है वो कब किया था? तो
तो ये आक्रमण जो है वो 1532 ईस्वी में जो है वो किया गया था। 4 महीने तक ये जो किला था इसको घेर के रखा था। उसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा 1531 में उसने कालिंजर पर भी आक्रमण जो है वो किया था और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को भी जीत लिया था। तो पहला आक्रमण जो था वो 1532 में था। इनमें से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो आपको हाजी बेगम यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 में कराया था, दीन पनाह। इस मकबरे का नक्शा मीरत मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार हैं, इन्होंने तैयार किया था। हुमायूंनामा की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रचना आपका गुलबदन बेगम की रचना है। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना जो है वो की है। कौन सी भाषा में है? फारसी भाषा में जो है ये है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम आपसे यहाँ पर पूछा गया। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आपका देवरा का युद्ध आएगा, फिर आपका चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का और फिर आपका सरहिंद का युद्ध। हुमायूं द्वारा जो 4 युद्ध लड़े गए हैं उसमें 1531 में उसने गोमती के तट पर स्थित देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को जो है वो हराया था। तो ये हो गया हमारा देवरा का युद्ध। उसके बाद 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि भी हुई थी। उसने शेरशाह की पदवी भी जो है वो धारण करके अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, सिक्के भी अंकित करवाए थे। उसके बाद 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं को शेरशाह द्वारा पराजित होना पड़ा था और फिर इधर उधर भटकना पड़ा। और सबसे लास्ट जो युद्ध था वो था आपका 1555 में सरहिंद का युद्ध, जिसमें हुमायूं को एक बार फिर से उसका खोया हुआ राज्य जो है वो वापस मिल गया। तो दे 3 युद्ध हुए थे। एक आपका बिलग्राम का युद्ध जहां पर आपका जीत गया था शेरशाह, और उसके बाद वापस से कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, पहला चौसा का युद्ध था 1539 वाला, वहां भी शेरशाह जीता था, फिर बिलग्राम वाले में भी जीता था 1540 में, और बाद में आपका 1555 में आपका वापस से हुमायूं ने जो है वो जीत लिया था। अगला देखते हैं इनमें से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? आंसर यहाँ पर शेरशाह सूरी जो है यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में स्थित है, और क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। रोहतास जिले में आपका ये पड़ता है। ये भी एक बात याद रखने वाली है क्योंकि बिहार के अंतर्गत रोहतास जिले में है सासाराम नामक स्थान। कल टॉपिक वाइज वीडियो देखा तो उसमें भी देखा होगा आपने, जो जलकुंड बताए थे वहां पर सासाराम ही लिखा हुआ था, तो वहां पर हमने अलग से रोहतास इसीलिए लिख भी दिया था। एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर ये बना हुआ है। कालिंजर युद्ध के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु जो है वो हो गई थी 1545 में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति इनमें से कौन थे? तो मान सिंह या हकीम खां? तो हकीम खां आपका यहाँ पर सही होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां के बीच लड़ा गया था। मानसिंह इसमें युद्ध में खुद ही शामिल थे और राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का जो नेतृत्व है वो अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहे थे। तो यहाँ पर जो पूछा गया ना वो महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति को लेकर के पूछा गया, और राणा की सेना में भीलों की एक छोटी छोटी सी टुकड़ी भी थी। ये राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ भी थी। आगे चल के उसने छापामार युद्ध का भी सहारा लिया था। इनमें से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोधी, शेरशाह, हुमायूं, मकबरा अकबर? आंसर यहाँ पर अकबर जो है यहाँ पर सही होगा। मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा जो कर समाप्त कर दिया था वो आपका अकबर जो है वो था। इसकी मनसबदारी व्यवस्था को लेकर के पूछा जाता है। हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का इसने प्रयास किया था। 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया गया था। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। 1572 में सुलेमान कर्रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा था। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित करके पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया था। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने और बिहार को जीतने का आदेश दिया था।
मुनीम खां ने क्या किया, दाऊद को एक युद्ध में हरा दिया और 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया था। मुनीम खां ने जब दाऊद खां को हराया उसके बाद, पराजित होने के बाद जो दाऊद खां था वो बंगाल भाग गया था, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर के दाऊद को पूरी तरीके से हरा दिया था। तो इस प्रकार से 1576 में बंगाल और बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, अकबर के टाइम में जो है ये हुआ था। आईने अकबरी किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है? आंसर आपका पांचों ऑप्शन में से डी ऑप्शन, अबुल फजल आईने अकबरी जो है इनकी रचना है। अकबर के नौरत्नों में से जो है ये थे। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने जो है वो बनवाया था? तो ये मकबरा नूरजहां के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है अलंकारिक इमारत। अगला क्वेश्चन है, परचिनकारी, पिट्रा, ड्यूरा इनमें से किससे जो है वो संबंधित है? तो ये आपका दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करते थे। निर्माण इसका करवाया था जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ जो है वो क्या था? तो इसका अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। अभी भी देखते हैं बटाई शब्द यूज किया जाता है, जैसे आपका खेत है और आप किसी और को वहां पर काम करने के लिए लगा देते हैं, उसको लेकर के बात की जाती है। अगला है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो आंसर यहाँ पर हुमायूं जो है वो सही हो जाएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अन्नू मनुजा की पुस्तक है, उसमें ये बताया गया, परंतु बीपीएससी ने इसका आंसर बी को माना है, ये लिखा हुआ नीचे अपने उत्तर पत्रक में बी आंसर को जो है वो माना है, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर ए है। ये चीज यहाँ पर इन्होंने क्लियर की है। अगला क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अनेक अकबर ने अनेक जो ग्रंथ हैं उनको चित्रित किया था, इसमें सबसे पहला ही था दास्तान ए अमीर हज्जा। तो अकबर सही होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में जो है वो हुआ था? आंसर की बात करते हैं तो अकबर का यहाँ पर दरबार जो है वो था। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। ये बात याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो आंसर यहाँ पर अकबर जो है वो सही हो जाएगा। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, वो सब बातें याद रखने की आवश्यकता नहीं, मेन यही याद रखिएगा, चित्रकार मुगल सम्राट के जो राज दरबारी थे वो अकबर के थे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर थी? तो जहांगीर, बता ही दिया मैंने, स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के टाइम को। इसमें जो मेन मेन थे ना उनके नाम भी लिखे हुए हैं। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी भी यहाँ पर बताया गया। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग। जाप्ती प्रणाली किसकी जो है वो उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली अकबर की जो है यहाँ पर उपज थी। अगला क्वेश्चन आपका है, ये कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? मनुची, टवर्नियर, विलियम फिंच या अब्दुल हामिद लाहौरी? तो ये आपका कथन विलियम फिंच का जो है ये था। इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 साल लगे और इसके निर्माण के लिए 5000 से 20,000 लोगों ने काम भी किया था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान इनमें से कौन था? तो ये सुल्तान था सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए जो है ये फेमस था। अगला है, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा इनमें से किसने जो है वो शुरू की थी? तो ये जहांगीर के द्वारा जो है वो शुरू की गई थी। दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े जो है वो रखने होते थे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार जो आप देख रहे हैं, कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच मेन संघर्ष की जड़ थी। अगला है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर या शाहजहां? तो आंसर आपका शाहजहां जो है वो सही होगा। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति ही शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना जो है वो की थी। इसमें
लाल किला सबसे जो है वो प्रमुख है। निर्माण कार्य 1648 में इसका कंप्लीट हो गया था। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम है लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी द्वार का नाम है दिल्ली दरवाजा। इनमें से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग जो है वो कहा है? तो आंसर यहाँ पर A.L. श्रीवास्तव जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट यहाँ पर भी क्लियर किया गया है कि S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण युग माना है, अतः विकल्प सी जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। अगला क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद या गोविंद सिंह? आंसर गोविंद सिंह यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें जो है वो गुरु थे। जन्म इनका 1666 में पटना बिहार में हुआ था और मृत्यु इनकी 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब ये आपका क्या था? तो ये आपका लोक आचरण अधिकारी जो है वो आपके होते थे। मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको लेकर के इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को जो है ये इंगित करता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो कौन था? इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। आंसर आपका यहाँ पर जो है वो मोहम्मद शाह जो है वो सही हो जाएगा। शाहजहां द्वारा बनवाया गया था मयूर सिंहासन। इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था वो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1939 में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल युद्ध में मुगल सेना को हरा दिया था। नादिर साहब ने साथ 60,000 रुपए, कई हजार असरफियां, 1 करोड़ रुपए, ये सारी चीजें जो है वो ले भी गया था। कहाँ ले गया था? ईरान ले गया था। और इसमें तख्ते हताउत मयूर सिंहासन को भी ले गया था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, इनमें से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आंसर आपका शाह आलम द्वितीय जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम था अली गौहर। पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद वो आपका बिहार में था। उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वो बिहार में रहा था और दिल्ली का सिंहासन 1760 में से लेकर के 1771 तक खाली पड़ा रहा था। बाद में मराठों की सहायता से वो दिल्ली पहुंच सका था और शाह आलम द्वितीय के टाइम में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार जो है वो हो गया। अब एक प्रश्न आपसे भी आगे आने वाले वीडियोस से, इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। और इसके पहले वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। अगर आप पूरे पेपर का एनालाइज करेंगे तो प्राचीन भारत और मध्यकालीन इतिहास, इनसे सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए हमने जो क्वेश्चन है वो एक एक दिन में सब खत्म समाप्त कर दिए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, जो आगे वीडियो आएगा आधुनिक भारत का इतिहास, तो उसमें हो सकता हूँ मैं आपको टॉपिक वाइज भी करा दें। उसके अंदर टॉपिक है ना, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग टॉपिक है, तो वैसे कर बताइएगा तो वैसे करा देंगे, या तो एक साथ करा देंगे, जैसा हो कमेंट में बता दीजिए। और ये प्रश्न आपके लिए, पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय भारत में कौन था? पहला ऑप्शन है डियाज, दूसरा है वास्को डी गामा, तीसरा अल्मीडा, चौथा है अल्बुकर्क। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। हमने टोटल 80 प्रश्न कराए हैं और मात्र आधे घंटे में, 30 मिनट में, तो कम समय में हम सारी चीजें आपको करा रहे हैं, ताकि आपको याद करने में वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना लगे कि 2 घंटे 3 घंटे का है, जिसको देखने में ही आप पहले भाग जाए। तो याद कर लीजिएगा सारे प्रश्न। आज के वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।